प्रोफेसर निमसे, कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय। इस वर्कशॉप के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर वंदना नारायण, ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर अंशुमान, डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट डॉक्टर रोहित, डिप्टी रजिस्ट्रार संजीव कुमार जी, डॉक्टर राकेश कुमार, अदर फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, इस विश्वविद्यालय के अन्य सभी सहयोगीगण। 2013 के ऑर्डिनेंसेस को हम लोगों ने 21 जनवरी से 22 जनवरी 2015 में लागू किया। इस ऑर्डिनेंसेस के अंतर्गत जितने भी विश्वविद्यालयों के महाविद्यालय और परिसर के विभाग हैं, करीब 26 विषयों में पीएचडी स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन उनको दिया गया और उनका कोर्स वर्क 6 महीने का शुरू किया गया। विभिन्न महाविद्यालयों में इस कोर्स वर्क के संचालन के लिए, परिषद के कुछ फैकल्टीज में कोर्स वर्क के संचालन के लिए स्टडी सेंटर्स की स्थापना की गई। सामान्यतः ये विद्यार्थी 22 जुलाई तक अपना 6 महीने का कोर्स करके परीक्षा देकर उत्तीर्ण होकर आगे पंजीकृत होंगे। यही यूजीसी रेगुलेशन की भी मांग है, परंतु विश्वविद्यालय ने गुणवत्ता को और क्वालिटी इनपुट्स के लिए इस बात की चेष्टा की है कि स्टडी सेंटर के अतिरिक्त विश्वविद्यालय में भी समय समय पर ऐसे आयोजन हों जो अपने 5 जिलों में पढ़ रहे अध्ययन केंद्र के शोध विद्यार्थी मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद को एक जगह उनकी कॉन्वोकेशन की जाए, इकट्ठा किया जाए और उनको कुछ स्पेशल लेक्चर दिए जाए वर्कशॉप के माध्यम से, सिम्पोजियम के माध्यम से। इस चेष्टा का ये प्रथम प्रयास है कि 21 तारीख से 26 तारीख के बीच में 26 विषयों को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया, जो मुख्यतः साइंस का विषय है। 3 दिवसीय वर्कशॉप हम लोग उनके लिए ऑफर कर रहे हैं। विषय प्रवर्तन के लिए स्टडी सेंटर्स की काफ़ी व्यवस्था है, कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए व्यवस्था है, अध्यापक हैं। अध्ययन अध्यापन के लिए हम लोगों ने कोशिश की है कि न केवल उस महाविद्यालय के ही अध्यापक उन्हें पढ़ाएं, कोर्स वर्क हैंडल करें, बल्कि अन्य महाविद्यालयों से, विश्वविद्यालय के बाहर से भी अवकाश प्राप्त विद्वानों को भी वो आकर्षित करें। इसके लिए प्रवृत्ति व्यवस्था भी दी गई है। कॉलेजेस को इस बात के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे इन विद्यार्थियों के लिए सेमिनार अपने अध्ययन के लिए स्वयं आयोजित करें। इंटरनल असेसमेंट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आदि को महत्व दिया गया कि इवैल्यूएशन हो सके। तो आज प्रोफेसर निमसे हमारे बीच में अतिथि के रूप में आए हैं। आप एक बहुत विद्वान हैं गणित विषय के, इंडियन साइंस कांग्रेस के आप प्रेसिडेंट हैं। लास्ट सेशन की आपने मुंबई में प्रिसाइड किया है। 9 जनवरी को आप वाइस चांसलर्स की मीटिंग में आए थे, लेकिन हमारी योजना थी कि एक बार विश्वविद्यालय में आके स्टूडेंट्स के साथ भी आप इंटरेक्ट करें। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति की अपनी सीमाएं हैं, व्यस्तता है, बंधन है, फिर भी आप सुबह सुबह हमारे यहाँ पधारे। आपका स्वागत है विश्वविद्यालय की ओर से। विद्यार्थियों, मैं क्लास 12 तक साइंस का स्टूडेंट था। उसके बाद चूंकि उस समय वाणिज्य विषय का विस्तार बहुत हो रहा था, तो मैंने बीकॉम कोर्स को ज्वाइन किया। 10th क्लास और 12th क्लास तक मैंने साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी पढ़ी। एक ही बात मैं जानता हूँ कि विज्ञान की पढ़ाई से आपके जीवन में जो सोच है, जो आपकी कार्यशैली है, पद्धति है, वो ज़्यादा सिस्टमेटिक हो जाती है।
मुझे याद है कि मैंने साइंस विषय कक्षा 9 में इसलिए लिया था कि हमारे सबसे अच्छे जो अध्यापक थे हमारे जीवन में, कुछ बहुत अच्छे अध्यापक आए, उन्होंने विद्यालय की मैगजीन में एक लेख लिखा था जिसमें लिखा था कि हाई स्कूल तक सभी विद्यार्थियों को विज्ञान विषय देना अनिवार्य कर देना चाहिए। और मैं आज महसूस करता हूँ उनके जाने के बाद इस उम्र में भी उनका लेख बहुत समकालीन है आज की तिथि में भी। विज्ञान विषय का ज्ञान ये एटीट्यूड का सवाल है, एक आपके सोच का सवाल है। अध्ययन से पहले मुझे याद है कि हम लोग हिंदी मीडियम स्कूल के पढ़ते थे, उसमें पब्लिक स्कूल का कोई कंसेप्ट भी नहीं था कि जिस क्लास में पढ़ते थे हमारी अलमारी होती थी और हमारे टीचर 5th 6th 7th में जब पढ़ाते थे उसकी चाबी से उसको खोल कर एक चरखी दिखा के चला के दिखाते थे किस प्रकार से बेजोर इंद्रधनुष बनता है। 8th क्लास में हमारे टीचर थे, वो बॉटनी और फिजिक्स की लैब से ट्रे में पेन के साथ बहुत से सामान ले आते थे और दिखाते थे कि बैरोमीटर क्या है, बीकर क्या है, ग्लास क्या है। तो अधिक समय जो ज़्यादा उत्कंठा होती थी 10th में 12th में कि प्रयोगशाला में हम कैसे भाग लें। आज अब आप सेंसर के युग में आए हैं, नैनो टेक्नोलॉजी के युग में आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन के युग में आए हैं। हम लोगों को याद है कि क्लास 12th में फिजिकल बैलेंस में वे करना एक कठिन काम होता था, कहीं तौल गलत ना हो जाए। तो ये छोटी छोटी वेइंग मेजरमेंट की जो मशीनें थी ये जीवन का हिस्सा बन जाती है। मात्र ये भौतिकी की या रसायन की या जूलॉजी बॉटनी की प्रयोगशाला का सीमित नहीं है। अगर आप बहुत अधिक संख्या में एक IT सेवी सोसाइटी में भारतवर्ष में रह रहे हैं, जो कुछ भी वेबसाइट पे आप काम कर रहे हैं या अपना स्वयं का काम कर रहे हैं, आपको एक लैब की डायरी या लॉगबुक बनानी चाहिए। जिस क्षण आपने जो भी नोट किया, मुझे याद है 1999 में एक रिसर्च पेपर मेरा ये कह के लौट गया, वापस आया कि आपने वेबसाइट तो चेक किया, रेफरेंस दिया, लेकिन वेबसाइट किस दिन किस समय आपने चेक की आपने उसको नोट नहीं किया। क्योंकि उनकी बात भी सही है, अगर आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, जिस विषय में भी शोध कर रहे हैं, उसके आकार पे तो जाएं, परंतु उसकी गहराई पे भी जाएं, और सबसे महत्वपूर्ण है कि उसका डॉक्यूमेंटेशन करें। क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है, प्रयोगशालाओं में जो आप पढ़ रहे हैं। 2001-2002 में एक टीम आई, IIT से टीम थी, आई विल नॉट मेंशन द नेम ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, और इस बात के लिए चर्चा की गई, MNIT में मैं प्रोफेसर रहा हूँ, आज भी हूँ, कि अब स्टूडेंट्स को मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बड़े बड़े गोडाउन्स में या वर्कशॉप्स में ले जाने की आवश्यकता नहीं है, लेथ मशीन में काम करने की आवश्यकता नहीं है। जो ट्रेडिशनल टीचर्स थे उन्होंने उस बात से असहमति 2002 में व्यक्त की। उनका ये कहना था आप सब कुछ जो भी मशीन में कर रहे हैं, लेथ मशीन पे काम कर रहे हैं, BTech फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स वो कंप्यूटर पे कर सकते हैं। लेकिन चलते चलते 15 वर्ष के बाद आज की स्थिति ये है कि भारतवर्ष में इंजीनियर्स तो बहुत हैं, टेक्नीशियंस नहीं। और फिर हमें घूम करके 15 वर्ष बाद इसके लिए इंडिया के कार्यक्रम में आना पड़ा, इन टर्म्स ऑफ जॉब जनरेशन एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो जो व्यक्ति अपने विषय को गहराई से जानेगा, जो शोधकर्ता अपने विषय की वर्तमान अध्ययन से अवगत होगा, आने वाले कल के प्रति आश्वस्त होगा, वो अच्छा शोधकर्ता होगा। अभी भारतवर्ष में जो विज्ञान की सोच है वो कुछ वैज्ञानिकों तक या कुछ शोधार्थियों तक या कुछ छात्रों तक सीमित है। हमारी सोसाइटी में वैज्ञानिक टेम्पर की आवश्यकता नहीं है। मुझे याद है
यूएसए के नॉर्थ वेस्ट जोन में चेस्टर एक शहर है, लिवरपूल चेस्टर एक शहर है, और 19वीं सदी में वो एक बहुत बड़ा केमिकल हब था। उनकी जो रिफाइनरीज थी, केमिकल्स थे, वो उस क्षेत्र में बनते थे। उन्होंने अपने उन कारखानों के एक हिस्से में, सभी ने अपने कारखानों के एक हिस्से में एक म्यूजियम बना रखी है, और उस म्यूजियम में वो ये दर्शित करते हैं फोटोग्राफ्स के अलावा कि शनय शनय कैसे केमिकल इंजीनियरिंग का इवोल्यूशन हुआ। उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को वो मॉडल से भी दिखाते हैं, अपने उपकरणों से भी दिखाते हैं, चित्रों से भी दिखाते हैं, कंप्यूटर से भी दिखाते हैं और साहित्य से भी दिखाते हैं। यहाँ तक कि जो उनकी कन्फेडरेशन ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, उनकी एसोसिएशन ने एक म्यूजियम डेवलप की 1990 के करीब। उस म्यूजियम में उस पूरे इवोल्यूशन को उन्होंने उस साइंस सिटी के एक हिस्से में दर्शित किया। तो अगर आप एफिल टावर पेरिस की चर्चा हर समय करते हैं, तो एफिल वाज एन इंजीनियर। उसने एक रिपिट बनाई, जैसे पुल पे एक विशेष रूप की जिसको आप बिल्डिंग कहते हैं, रिपिट बनाई। तो उस प्रोसेस को, बिल्डिंग प्रोसेस को इवॉल्व करने के लिए पेरिस में एक म्यूजियम तैयार किया गया, उसका एक सेक्शन तैयार किया गया। भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां हम अभी शायद बहुत बड़े म्यूजियम या साइंस सिटी की परिकल्पना नहीं कर सकते, लेकिन आप स्वयं में एक साइंस सिटी बन सकते हैं अपने हृदय में, अपने मन में, अपनी सोच में, जहाँ जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, जिस विषय में भी काम कर रहे हैं, उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को ट्रेस करें, ट्रैक करें और उसको वर्तमान से जोड़िए। और जब तक आपकी थीसिस तैयार हो, उस थीसिस को वहाँ तक ले जाएं जो आने वाले युग में, मैं वर्ष नहीं कह रहा हूँ, युग में भी वो सार्वभौमिक हो। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, जितने भी विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं, तो विश्वविद्यालय की इस कार्यशाला में आप 3 दिन के लिए आए हैं और उस समय का एक अच्छा सदुपयोग करेंगे। प्रसन्न निमसे का मैं पुनः स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलपति महोदय। माननीय कुलपति महोदय के प्रयासों से विश्वविद्यालय में पहली बार रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर का निर्माण किया गया। और आप देख रहे होंगे कि बगल पे डॉक्टर हरिमूर्ति सिंह कंप्यूटर लैब में सुबह हमारे छात्रा भी 1 घंटा उसमें आपने काम किया। लेटेस्ट सॉफ्टवेयर उसमें अपलोड कर दिए गए हैं। और विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय में माननीय कुलपति महोदय के प्रयासों से एक ई रिसोर्सेस का बहुत बढ़िया रिपोजिटरीज तैयार है। जैसे कल प्रोफेसर A.K. राय साहब ने बताया था, जिसमें हेल्थवेयर के और स्प्रिंगर के, एम्ब्रर्स के कई ग्रुप ऑफ जर्नल्स उसमें अवेलेबल हैं। मैं माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि वे आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय को पुष्पगुच्छ भेंटकर और विश्वविद्यालय परिवार की ओर से स्मृति चिन्ह, माननीय कुलपति महोदय, माननीय निमसे साहब को विश्वविद्यालय परिवार की ओर से पुष्पगुच्छ भेंट कर, साथ ही विश्वविद्यालय परिवार की ओर से माननीय मुख्य अतिथि महोदय के प्रति धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं उपहार को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करते हैं। इसके बाद माननीय कुलपति महोदय के प्रति हम आयोजन मंडल की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने इतने व्यस्ततम समय में से अपना समय निकाला। माननीय निमसे साहब, जैसा मैंने चर्चा कर रहा था कि इंडियन साइंस कांग्रेस के प्रेसिडेंट और गणित के आचार्य